खबर को ट्रैक करते रहिए, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 3 लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ रहा है और इस घटना के बाद से सिख समुदाय बेहद नाराज है। समुदाय की लड़कियों के जबरन निकाह के विरोध में दिल्ली में सिखों ने प्रदर्शन किया है। करीब 100 प्रदर्शनकारी पृथ्वीराज रोड पर जम्मू कश्मीर हाउस पर अपना विरोध जताने पहुंचे। ये लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इनमें से कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए और इस दौरान कुछ महिलाएं भी इस घटना के विरोध में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंची थी। इनमें से कुछ लोगों ने रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इन्हें भरोसा दिया गया है कि अब इनका ज्ञापन LG मनोज सिन्हा को भेजा जाएगा। आप लोगों ने मुलाकात के अंदर किनसे मुलाकात हुई? अंदर शक्ति साहब उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी जो ये कंप्लेंट है LG साहब को, होम सेक्रेटरी को, सबको आगे फॉरवर्ड करेंगे। रिसीविंग भी दी है उन्होंने हमारे को, और हमें उम्मीद है कि आज का जो प्रदर्शन हुआ और आज जो आवाज़ उठाई है इसको गवर्नमेंट सीरियसली लेगी, क्योंकि 2018 में भी हम यहीं आए थे, तब 370 नहीं थी, अब 370 हट चुकी है। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके बारे में ध्यान दें। सिखों की बेटियों को उठा के एल्डरली मुस्लिम बंदों के साथ शादी कराई जाती है। बेटी के माँ बाप को मिलने नहीं दिया जाता, कोर्ट में जाने नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ कि 1979 और 90 में जब वहाँ पे मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी आने के बाद अगर वहाँ कोई रुका कश्मीरी पंडित तो भाग गए, सिख रुके। सिखों के गुरुद्वारों पे हमले हुए, हमारे घरों पे हमले हुए, चिटी सिंहपुरा और होर जगह पे हमारे को मारा गया घरों से निकाल के। हमारी बेटियों को उठाना शुरू कर दिया। कश्मीर की सारी बेटियां सिखों ने, 40 बेटियां हम छोड़ के आए थे 1.5 साल पहले। वहाँ के मौलाना क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ के सीनियर मुस्लिम लीडर्स क्यों नहीं बोल रहे कि मिनॉरिटीज के साथ ये क्यों हो रहा है? आज हमने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेशन दी है। और साथ ही दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी सिख समुदाय की लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के विरोध में सिख समुदाय सड़कों पर है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया है और इंसाफ की मांग की है। आरोप है कि इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बड़ी उम्र के लोगों से निकाह करवा दिया गया। कल सिख समुदाय ने कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया था और ये लोग लगातार अगवा लड़कियों को रिहाई की उनकी मांग कर रहे हैं। और इन सब के अलावा शिरोमणि अकाली दल ने राज्य में धर्मांतरण कानून की मांग की। प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मिला है और अपनी उन्होंने मांगे रखी है, जहां उपराज्यपाल ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया। तो ये तस्वीरें उस प्रोटेस्ट की जिसमें सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का मामला और उसके बाद उनके निकाह की जानकारी, और ये कहा जा रहा है कि बड़े उम्र के लोगों से उनका निकाह करवाया गया। और इस मामले में सिख समुदाय में काफी गुस्सा है और दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है और जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर जाकर वहां पर लगातार इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया गया। और उपराज्यपाल से मुलाकात भी इस संबंध में सिखों ने की है, सिखों के नेताओं ने की है और इंसाफ की मांग की है। प्रदर्शन के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो एक प्रतिनिधि मंडल उनके साथ गया है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिला है और अपनी मांग उन्होंने उनके सामने रखी है। जाहिर की, हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएंगी। परिवार की बेटियां जो हैं वो सुरक्षित परिवार के साथ तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए लोकल प्रशासन को भी बुलाकर हिदायत दी गई और यह भी कहा गया, हमने उनको यह भी आग्रह किया कि जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिज एक्ट बने हुए हैं, ताकि फोर्सफुली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस तरह से धक्का ना कर सके। और इस घटना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे समय में भी शांति से रहे हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक तेजी से पहुंचेंगी। और अब आपको सुनाते हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा है। जबरन प्रलोभन से इस तरह के संबंध बनाए जाने के विरोध में भी कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं, जिसके तहत सख्त सजाओं के प्रावधान हैं। इसमें राज्य की तरफ से कोई जबरन
या विद्वेषतापूर्ण कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को जो प्रलोभन दे करके या जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का मैं समर्थक हूँ। भारत का उसी तरह से हिस्सा जैसे और राज्य हैं और कानून सब लोगों के राज्यों के लिए एक से। और अब खबर पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस वाले से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर से घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए और इन सबके अलावा इस हमले में उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई है। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत है, तो वहीं सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले का ये सिलसिला तीसरा है। और इस पहले आपको बता दें कि श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। आतंकी हमले से जुड़ी 5 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जिसमें देखिए पुलिस वालों पर हमले की तस्वीर। हमले में 3 की मौत हुई है। घर में गोलियां मिली हैं जो ताबड़तोड़ अंधाधुंध चली हैं। घर में मातम इस वक्त पसरा हुआ है और अब आतंकियों की तलाश है जिन्होंने इस घटना को, इस जघन्य अपराध को, आतंकी हमले को अंजाम दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार फयाज अहमद के घर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। 2 टूरिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने गए, उसको भी फायर किया। तीनों को हॉस्पिटल ले गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके यूटिलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली कि इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट है जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। सर आपको लगता है? और इस खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं श्रीनगर से लाइव, साथ ही अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रिफत, सबसे पहले बताइए कि आतंकियों के बारे में जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आपको मैंने सुबह भी बताया था कि यहाँ पे लगातार जो है कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन कल जो ये वाक़ा पेश आया, ये पुलवामा के पारीगाम एरिया है। वहाँ पे जो है मिलिटेंट जो है रात को उस घर में गए और वहाँ ये जो फयाज है एसपीओ, उसको कहा बाहर आने के लिए और उसने जब खिड़की खोली उसके बाद उस पर गोलियां चलाई गई और उस बीच जो है उसकी वाइफ और डॉटर जो है उसने कोशिश की थी उसको बचाने की, लेकिन जो फायरिंग हुई उसमें उनको भी गोलियां लगी और तीनों की मौत हुई। आईजी जो है विजय कुमार वो स्पॉट पे पहुंचे, वो घर उनके गए। एक तो उन्होंने ताजियत किया उनके साथ और उसके बेटे से भी मिले, जो उसका बेटा जो है आर्मी में काम करता है। तो उनको यकीन दिलाया कि मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन आईजी ने ये कहा कि इस मामले में मिलिटेंट जो है जैश के हो सकते हैं इन्वॉल्व और एक फॉरेन मिलिटेंट हो सकता है या दोनों फॉरेन मिलिटेंट हो सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आप कह रहे हैं कि जैश से ताल्लुक हो सकता है इन आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलवामा में शहीद पुलिसकर्मियों को सलाम किया है। उन्होंने कल कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की प्रक्रिया को कोई भी असामाजिक तत्व नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से एक जम्मू कश्मीर में एसपीओ का निधन हो गया है, शहीद हो गए हैं, देखिए मैं उनके परिवार को सराज अकीदत पेश करता हूं और उनके शौर्य और उस पराक्रम को सलाम करता हूं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट का स्ट्रांग प्रोसेस शुरू हुआ है उसको कोई भी डिफीटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्स नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जम्मू कश्मीर के लोग प्रगति की धारा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही उन ताकतों की हताशा और निराशा का कारण है। और जो कायराना हरकत इन लोगों ने की है
वेट एंड वॉच, उनको उसका जो है वो सूद ब्याज के साथ उनका जवाब मिलेगा। जब सर पीएम नरेंद्र मोदी में सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, सभी लोगों से बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति की भी शहादत होती है, जान जाती है तो एक बड़ी बात होती है, देश को बड़ा क्षति पहुंचता है। निश्चित तौर से देश भी दुखी है और उसका जिन लोगों ने, जिन डिफीटेड और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ने अपनी यह कायराना हरकत की है, उसको उनका सबक मिलेगा। सर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो शांति प्रक्रिया है या फिर डेमोक्रेसी को बहाली की प्रक्रिया है, उसे बाधित करने की आतंकियों की कोशिश है? ये मुट्ठी भर कायर लोग, हताश और निराश लोग हर कोशिश कर चुके हैं। आपको याद होगा जब लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पंचायत के चुनावों के जरिए शुरू हुई, तब भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसे सफल नहीं होने दिया, हमारे सुरक्षा बलों ने उसे सफल नहीं होने दिया और अभी भी ऐसा ही होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे भी जुड़े हुए हैं। अमित, जाहिर तौर पर मुट्ठी भर कायर लोग हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद केंद्र सरकार के जरिए अभी तक क्या एक्शन लिया गया है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन ऑल आउट 2 चल रहा है, उसके इंटेंसिफाई होने की पूरी तरीके से संभावना है और ज़्यादा तेज धार दी जाएगी। आतंकियों के खिलाफ जो अभियान है उसको और ज़्यादा तेज किया जाएगा। और जैसा कि पहले जो घटना हुई थी, आतंकी घटना हुई थी, उसमें आतंकियों की पहचान कर ली गई थी और सोपोर की घटना में आतंकी जो जिम्मेदार थे उनको मार गिराया गया था। तो और इसी तरीके से इस घटना में भी ये अभी पुलिस ने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि जैश के वो आतंकी हैं, त्राल, पुलवामा उनका ऑपरेशनल एरिया है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 से 3 दिन के भीतर एक बड़ा ऑपरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो भी सरकार की रणनीति की कैसे सरकार जवाब देगी। और जहाँ तक आतंकियों का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आतंकी घाटी में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं और चुनकर अपने टारगेट को अंजाम दे रहे हैं जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग हैं और वहां पर रहकर भारत की सरहद की, भारत के इस अभिन्न हिस्से के जो कानून व्यवस्था की जो रखवाली करते हैं। कुछ इनपुट रिफत के पास भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। पुलवामा में आतंकियों के इस कायराना करतूत पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने क्या कहा है, इसे भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान इसी तरह का एटीट्यूड लेता रहेगा, इसी तरह के हमले हमारे ऊपर करता रहेगा, ड्रोन से हमले करता रहेगा, आतंकवादियों के माध्यम से इसी तरह की भूमिका लेता रहेगा। तो एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टस से मस नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ इसी तरह का खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हमने देखा रिफत 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ जो जम्मू कश्मीर के नेताओं की मुलाकात हुई, उससे पहले भी हमला हुआ और अब हम देख रहे हैं 2-4 दिन बाद फिर से इस तरह का घटनाक्रम। क्या किसी तरह की और इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको इस आतंकी हमले के पीछे मंशा और मकसद की? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊंगा अपने दर्शकों का कि इस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ है मलूरा एरिया, जिस स्पॉट पे हम इस वक्त है थोड़ी दूर पे है, मलूरा श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है। वहां पे इस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। आपको मालूम है कि आज एक लश्कर का कमांडर जो पुलिस ने ट्वीट किया और बताया कि लश्कर का कमांडर इसी एरिया में पकड़ा गया। हो सकता है कि उससे कुछ इनपुट्स मिले हों, लेकिन इस वक्त एनकाउंटर जारी है। ये मलूरा का एरिया है और वहां पे जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि लश्कर का एक कमांडर पकड़ा गया, वो एक और कमांडर का खास साथी था। तो अभी जो है ये एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन आ रही है। और जहां तक आपने सवाल पूछा, हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। 4 लोगों की टारगेट किलिंग की गई, उसमें एक सिविलियन भी था। 2 पुलिस के लोग जो है वो श्रीनगर में थे जिनकी हत्या कर दी गई। एक तो पुलिस का इंस्पेक्टर था जो सीआईडी डिपार्टमेंट में काम करता है और उसके अलावा एक कांस्टेबल जो एक रिटायर्ड जज का पीएसओ था। और कल शाम को ये एसपीओ के घर में हमला हुआ और उसमें ये एसपीओ मारा गया और उसके साथ ही 2 फैमिली मेंबर्स भी मारे गए। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रही है, उनको उससे रोकने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है रिफत, मैं अपने व्यूअर्स को दे दूं। एक आतंकी के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। लश्कर कमांडर आज यहीं से गिरफ्तार हुआ था, जहां पर एनकाउंटर की जानकारी अभी रिफत भी दे रहे थे। श्रीनगर में मुठभेड़ शुरू हुआ है, एक आतंकी के घिरे होने की जानकारी मिल रही है और लगातार आप देखिए जिस तरह से टारगेट करके आतंकी हमला कर रहे हैं, उसमें सिविलियंस भी शामिल है। उसके तहत अब एक्शन में और ऑपरेशन ऑल आउट को एक्टिव किया गया है। एक आतंकी के घिरे होने की खबर मिल रही है इस वक्त। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, लगातार आप इसके बारे में बता रहे थे, और कोई इनपुट अभी इसी खबर पर?
देखिए जिस तरीके से आपने कहा, बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट जो है वो वहां पे गिरा हुआ है। अब देखना होगा क्योंकि एनकाउंटर शुरू हुआ, एनकाउंटर अभी शुरू हुआ और पता नहीं अभी कितना टाइम इसमें लगेगा, लेकिन एक मिलिटेंट के वहां छुपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली और फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि एक नारबल एरिया है, वहां का एक मिलिटेंट जो है पुलिस ने कहा कि उसको गिरफ्तार किया गया और वो लश्कर के साथ था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उसी की लीड्स पे इस एरिया में एनकाउंटर शुरू हुआ। अब ये देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से आईजी ने बताया कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस लगातार जारी हैं और जैसा कि मैं बता रहा था कि पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है और जो लास्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी पिछले पुलिस वालों की जो जिनकी हत्या की गई थी, उसकी पीआरएफ ने, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी जो तंजीम है, जो पुलिस बता रही है कि वो एक लश्कर का हिस्सा है, तो ऐसे में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी और उन्होंने साफ ये कह दिया था कि जो ऐसा काम करेंगे, यानी जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करेंगे पुलिस के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनका अंजाम ऐसा होगा। तो धमकी दी गई थी पुलिस के लोगों को। एक एसएचओ जो है वो नॉर्थ कश्मीर में एक जगह पे तैनात है, उसको भी धमकी दी गई थी लेटर में और साफ लिखा गया था उसका नाम भी, और उसे कहा गया था कि उसको जो है उसका अंजाम भी ऐसा बताया गया था। तो ऐसे में उनको जो है वार्न लगातार किया जा रहा है। आपको मालूम है कि यहाँ पे पंचों सरपंचों की भी हत्या की गई। ये जो एनकाउंटर चल रहा है इस पर भी मैं आपसे आगे दोबारा जुड़ूंगी, लेकिन साथ ही जो टारगेट किलिंग का आपने जिक्र किया है उसके बारे में कुछ जानकारी। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं और इस आतंकी घटना से कुछ रोज पहले ही आतंकियों ने एक सब इंस्पेक्टर की भी हत्या कर दी थी। जैसा अभी रिफत भी बता रहे थे, आतंकी हमले से जुड़ी 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आतंकियों ने किस तरह से गोली मारी, पुलिसकर्मी की हत्या की और निशाने पर पुलिसकर्मी है। 10 दिनों में 3 की हत्या की गई है और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने का मकसद साफ है कि वो लगातार ये बात नहीं चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे इन इलाकों में, और ऐसे में पुलिसकर्मियों को अगर टारगेट किया जाएगा तो सिविलियंस में दहशत फैलाना मकसद होगा। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि इस मकसद में वो कभी ना आज, ना कल, ना आने वाले भविष्य में कामयाब नहीं होने वाले हैं। और फयाज अहमद पर हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो बताते हैं आपको। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर कल रात हुए उनके घर पर हमले में कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जन्नत में अपना स्थान प्राप्त करें और उनके प्रियजनों को इस भयानक समय में शक्ति मिले। और ट्विटर से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का नक्शा गलत दिखाया है। ट्विटर की वेबसाइट पर जो नक्शा दिखाया गया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया गया है। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने ऐसा किया हो। इससे साल भर पहले भी ट्विटर ने लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया था। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है और सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। और इससे पहले ट्विटर ने 25 जून को आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो ट्विटर लगातार जहां जिस तरह से केंद्र और ट्विटर के बीच तनातनी चल रही है, उस बीच गलतियों पर गलतियां कर रहा है और इस दफे उसने नया विवाद छेड़ा है। उसने किस तरह से भारत का जो नक्शा है वो अलग तरह का बनाया है, गलत नक्शा पेश किया है। ट्विटर ने इस तरह की हरकत पिछले साल भी की थी, लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया था। और न्यूज 18 के हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा की यह खबर है, सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। और इससे पहले ट्विटर ने, आपको याद होगा, 25 जून को आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था और किस तरह से अनर्गल उस पर टिप्पणी की थी कि अमेरिका के कानून के खिलाफ आईटी मिनिस्टर ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था जिस वजह से 1 घंटे के लिए उनका जो ट्विटर अकाउंट था लॉक करना पड़ा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये गलतियों पर गलतियां कर रहा है ट्विटर या आबेल मुझे मार वाली स्थिति बना रहा है? अब गलतियों पे गलतियां भी हैं और आबेल इस बार तो आबेल मुझे मार वाली गलती की है। अगर इस गलती को देखा जाए तो इससे बड़ी हिमाकत वो नहीं कर सकता था कि भारत की एकता और संप्रभुता
और अखंडता से के साथ उसने जो खिलवाड़ किया है। क्योंकि भारत के नक्शे से अगर आप जम्मू कश्मीर गायब कर देते हो, भारत के नक्शे से आप लद्दाख गायब कर देते हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए दुनिया भर के नक्शे पे कि हमारा ट्विटर का फैलाव कहाँ कहाँ है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये ऐसा काम है जो शायद माफ़ी के लायक भी नहीं है। और खासकर ऐसे समय जो प्रधानमंत्री मिशन कश्मीर पर लगे हुए हैं, वहाँ नया कश्मीर बनाने में लगे हुए हैं, वहाँ के नेताओं को बात करके वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया और चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जो उनका काम है ये माफ़ी के लायक है। और सूचना IT मंत्रालय ने इसको काफ़ी गंभीरता से भी लिया है और कहा है कि शायद इससे जो सबक सिखाया जाएगा ट्विटर को, उसके बाद वो शायद वो पटरी पे आ जाए। लेकिन अब आगे सरकार की तरफ से इस मामले में क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, 3 चीज़ों तो साफ है कि जो मध्यस्थ का उनका दर्जा था वो खत्म हो गया और अब इंटरमीडिएट वो रहे नहीं हैं, इसलिए वो भारत के कानूनों के दायरे के तहत आ गए हैं। अगर वो गलती करेंगे, उनको भारत के कानूनों के तहत, चाहे क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविल लॉ हो, उनको अब मुश्किलें झेलनी पड़ेगी देश भर के कोर्ट्स में। दिल्ली की पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके ऑफिसर्स को बुलाने को आज कह दिया गया है, कर्नाटक में पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ऐसी गलतियां करेंगे, देश के हर राज्य से उनके खिलाफ केस होंगे। यानी अब वो उस छाते के तहत नहीं है जिसके तहत उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी। अब भले ही वो भारत सरकार की बात ना माने, वो कोई भी भारत के नियम कानून ना माने, भले ही वो बार बार दलील देते रहे कि हम अमेरिका के अपने नियमों से चलते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है उनके मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका, परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है उनकी। अच्छा, इस विवाद का असर आने वाले दिनों में क्या पड़ सकता है अमिताभ? देखिए, सरकार ने तो ये साफ कर दिया है कि ट्विटर को बख्शा नहीं जाएगा। तो बख्शा नहीं जाएगा का मतलब कि कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने रविशंकर प्रसाद से मैंने खुद इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक बात कही थी कि मोदी सरकार किसी भी कंपनी को बंद करने में यकीन नहीं रखती। मोदी सरकार ये चाहती है कि वो भारत के नियमों और कानूनों का पालन करे। जैसे भारत की कंपनियां अमेरिका में अगर काम कर रही हैं तो वहां के नियमों का पालन कर रही हैं। अगर ट्विटर अमेरिका की दुहाई देकर, वहां अपने आकाओं की दुहाई देकर, वहां अपने मालिकों की दुहाई देकर इस तरह के काम कर रहा है, अपने 3 ऑफिसर तक यहाँ नियुक्त नहीं किए हैं, ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर, साथ ही भारत में अपने ऑफिस का पता तक नहीं बनाया है, तो मुझे नहीं लगता अब ट्विटर का कोई भी काम भारत सरकार बर्दाश्त करेगी। और अब उसने आग में यही का काम किया है, जब नक्शे से लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर गायब कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब उन्हें अब आसानी से छोड़ा जाएगा। लेकिन अमिताभ, ऐसी गलती वो पिछले साल भी कर चुका है। तब भारत सरकार ने नाराजगी दिखाई थी, IT मंत्रालय ने नोटिस दिया था, कुछ घंटों में उन्होंने लद्दाख वापस कर दिया था। मुझे लगता है कि सरकार इस तैयारी में भी है और अब माफ़ी देने की, शिशुपाल वध का आपको याद होगा, 99 गलतियों के बाद 100वीं गलती के बाद ही कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया था। तो मुझे लगता है ये भारत सरकार के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं ये। जी, और इसी के साथ ही एक बार फिर से आपको ये बता दें, जिस तरह से संकेत अमिताभ सिन्हा ने दे दिए हैं कि सख्त कार्रवाई जरूर होने वाली है ट्विटर पर। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये मामला है किस तरह से लद्दाख को और साथ ही साथ दूसरे जो हिस्से हैं भारत के उनको अलग किया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया गया। और ऐसी गलती पहली दफे नहीं कर रहा है ट्विटर, इससे पहले पिछले साल भी उसने इसी तरह की गलती की थी। और ऐसा करने पर अब भारत सरकार सख्त है। ट्विटर ने लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया था और न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने यह खबर बताई है कि सरकार इस मामले में सख्ती के मूड में है।